मार्क्सवाद इंसान की असल ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकता। अगर आपने समय रहते सही रास्ता नहीं चुना तो मार्क्सवाद केवल दुनिया में इतिहास के संग्रहालयों में ही देखने को मिलेगा। 1 जनवरी 1989 को ईरान के पहले सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी ने यह बात चिट्ठी में सोवियत यूनियन के आखिरी प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचोव को भेजी थी। हुमायूं ने आगे लिखा था कि मैं आपकी सराहना करता हूं कि आपने पुराने नेताओं से अलग रास्ता चुना, लेकिन मार्क्सवाद से निकलकर पश्चिम के पूंजीवाद की तरफ जाना कोई बहुत अच्छा फैसला नहीं होगा। आपको ये सोचना चाहिए कि जिस विचारधारा ने धर्म को एक कोने में समेट कर रख दिया वो विचार कितना सफल हुआ है। फिर हुमायूं आगे अपनी चिट्ठी में गोर्बाचोव को इस्लाम का अध्ययन करने का आइडिया देते हैं, विशेष रूप से अल फराबी, इब्न सिना, सोहरावर्दी, मुल्ला सदरा और सूफी विचारक इब्नुल अरबी जैसे जो विचारक हैं उनकी किताबें पढ़ने की सलाह देते हैं। इस सलाह पर गोर्बाचोव ने कैसे रिएक्ट किया इसका जिक्र तो हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन इस चिट्ठी के बाद सोवियत यूनियन और ईरान की दोस्ती पक्की ज़रूर होती गई। और इस पक्की दोस्ती के पीछे चिट्ठी में लिखी बातें नहीं थी, बल्कि उस समय की जियो पॉलिटिक्स थी। 2 घटनाएं बताते हैं आपको। फरवरी 1988 की पहली घटना होती है 8 फरवरी को। सोवियत यूनियन ऐलान करता है कि हम अफगानिस्तान से बाहर आ रहे हैं। 9 साल और 2 महीने चली जंग का अंत हो रहा था, जिसमें लाखों लोग मारे गए, लाखों बेघर हुए। इस ऐलान से अमेरिका और अफगान मुजाहिद तो खुश थे, लेकिन पड़ोसी देशों को चिंता थी कि कहीं सोवियत यूनियन किसी दूसरे मुल्क पर तो हमला नहीं करेगा अब जब अफगानिस्तान से फारिग हुआ है। इसी चिंता के बीच 11 फरवरी को सोवियत यूनियन का एक डेलीगेशन ईरान पहुंचता है। सोवियत यूनियन के ही उप विदेश मंत्री व्लादिमीर पेट्रोवेस्की इसको लीड कर रहे थे। उस समय इराक ईरान जंग चल रही थी। जंग की वजह से ईरान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह तबाह हो चुकी थी, लेकिन दिक्कत सिर्फ तबाही नहीं थी। 1979 की इस्लामिक क्रांति और यूएस एम्बेसी में अमेरिकी बंधकों वाला संकट ईरान का पीछा नहीं छोड़ रहा था। ईरान प्रतिबंधों की वजह से व्यापार नहीं कर पा रहा था, बुरी तरह दुनिया में आइसोलेट हो गया था। ऐसी हालत में सोवियत यूनियन के नेता का ईरान जाना दुनिया को संकेत देता था कि ईरान अभी अकेला नहीं है, उसके साथ कोई खड़ा है। इससे भी चौंकाने वाली बात यह थी कि यह वही ईरान था जो सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ने वाले अफगान शिया मिलिशिया को बम बारूद देता था। ईरान एक शिया ताकत है, फिर भी सोवियत यूनियन का ईरान के साथ खड़ा होना केवल उसका बड़प्पन तो नहीं हो सकता था। असल में वो अमेरिका के बरक्स एक नया ब्लॉक खड़ा करने की कोशिश अब भी कर रहा था, गोर्बाचोव के ज़माने में भी, और ये यात्रा उसी का नतीजा थी। 11 फरवरी को सोवियत यूनियन के उप विदेश मंत्री व्लादिमीर पेट्रोवेस्की और ईरान के तब के प्रधानमंत्री मीर हुसैन मुसावी की मुलाकात हुई। इसमें ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, तकनीकी सहयोग से जुड़ी कई डील साइन हुई। ये ईरान और सोवियत यूनियन के रिश्तों की एक तरह से शुरुआत है इस्लामिक क्रांति के बाद। इसके बाद सोवियत यूनियन और ईरान की सरकार के बीच आगे भी कई मुलाकातें हुई। 1991 में जब सोवियत यूनियन का विघटन हो गया, उसके बाद ईरान की दोस्ती रूस से आगे बढ़ी और 1999 में पुतिन के आने के बाद ये दोस्ती तो पक्की ही हुई। पिछले वर्ष जब अमेरिका और इजरायल मिलकर ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे, तब ईरान ने रूस के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया था। इसमें एक बहुत अहम डिफेंस पैक्ट भी शामिल था, लेकिन नेटो की तरह कोई सिक्योरिटी पैक्ट नहीं था कि हमला होने की सूरत में हम आपको बचाने भी आएंगे। पैक्ट में एग्जैक्टली क्या था उसकी पूरी डिटेल तो सामने नहीं आई है। इसलिए इस साल जब फरवरी 2026 में अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर हमला किया, तो रूस ने अमेरिका और इजरायल की खुलकर निंदा की। और जब रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से पूछा गया कि क्या आप ईरान का जंग में साथ दे रहे हैं, तो जवाब बहुत क्लियर नहीं दिया गया। बस लावरोव ने यह कह दिया कि हमारे बीच एक डिफेंस पैक्ट है जिसके मुताबिक हम काम कर रहे हैं। इस बात की संभावना बहुत कम है कि रूस प्रत्यक्ष तौर पर ईरान का साथ दे रहा हो, लेकिन वो इस लड़ाई में किस पाले में है इसे लेकर कोई डाउट किसी के मन में नहीं है। 22 जुलाई को रॉयटर्स ने फिर एक रिपोर्ट छापी, जिसके बाद ईरान को जो रूसी मदद मिली है इस जंग के दौरान, उसे लेकर के फिर से बात हो रही है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जंग के दौरान ईरान ने मध्य पूर्व में कम से कम 2 CIA स्टेशन को निशाना बनाया। एक स्टेशन सऊदी अरब में था, अमेरिकी एम्बेसी के अंदर उसका दफ्तर था, और दूसरा स्टेशन इराक में था। इन दोनों ही CIA स्टेशंस को तबाह कर दिया गया है। रॉयटर्स को 4 अमेरिकी अधिकारियों ने यह जानकारी दी है कि हो सकता है कि यह हमला रूस ने किया हो। इसकी जांच चल रही है, क्योंकि इसमें शाहेद ड्रोन्स के जिन वर्जन का इस्तेमाल किया गया है वो तकनीक ईरान के पास नहीं है। अमेरिकी अधिकारियों को शक है कि इन हमलों में ईरान की मदद रूस ने की है। न रूस और न ही ईरान ने इस मामले में कुछ कहा है, क्योंकि दोनों जंग में अभी व्यस्त हैं। रूस अपनी लड़ाई लड़ रहा है यूक्रेन में, ईरान अपनी लड़ाई लड़ रहा है
दर्शक जानते हैं राजदूत के कि एमओयू सीज फायर का साइन हो चुका है, उसके बाद भी जंग चल रही है। आज 13वां दिन है जब लगातार अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, यानी एमओयू पूरी तरह फेल हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिका से कह दिया है कि हमने तो इतनी मेहनत से मध्यस्थता करवाई थी, उसके बदले हमें कुछ पैसा तो दो। कुछ पैसा, कितना पैसा? $10 बिलियन मांग रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब 2 दिन पहले यूएस गए थे। उस दौरान उन्होंने अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट से मुलाकात की। मीडिया में लिखा जा रहा है कि इसी मुलाकात के दौरान पाकिस्तान ने ये मांग अमेरिका के सामने रखी। सूत्रों के हवाले से बात लिखी गई है, लेकिन पाकिस्तान की आर्थिक हालत जैसी है उससे ये खबर सच प्रतीत होती है कि भाई के घर लड़ाई रुकवाने के लिए भी वो पैसा मांग सकते हैं। इसलिए आज के शो में हम आपको इन्हीं 2 खबरों की जानकारी देंगे कि क्या रूस ने CIA स्टेशन उड़ाने में ईरान की मदद की है और क्या वाकई पाकिस्तान ने ईरान जंग रुकवाने का अब मेहनताना मांग लिया है यूएस से। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का आप खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या CIA स्टेशन को उड़ाने में रूस ने ईरान की मदद की है। 2 आर्गुमेंट दिए जा रहे हैं रॉयटर्स की रिपोर्ट में। पहला तो यह कि सऊदी अरब में स्थित CIA स्टेशन से जो शाहिद ड्रोन मिला है या उसका डेब्री, उतना एडवांस ड्रोन ईरान के पास नहीं है। उस ड्रोन को अपडेट किया गया है, तभी उसने इतना सटीक हमला किया। और दूसरा आर्गुमेंट यह है कि ईरान को सैटेलाइट से हाई डेफिनेशन फुटेज और जानकारी रूस से भी मिल रही है, इसी मदद से ईरान ने यह हमला किया है। अब दोनों ही आर्गुमेंट पूरी तरह से नए नहीं हैं। जर्मनी की खुफिया एजेंसी मार्च महीने से यह कह रही है कि रूस ईरान के ड्रोन्स को अपग्रेड कर रहा है। यूरोपियन यूनियन के कई अधिकारी भी ये आरोप पहले लगा चुके हैं। नई बात यह है कि अमेरिका की तरफ से पहली बार यह कहा गया है। 3 मई 2026 को अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में यही बात लिखी गई कि ईरान को दी जा रही रूसी मदद को हल्के में लिया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप नजरअंदाज कर रहे हैं जो रियलिटी है उसको, या जो सिचुएशन की ग्रेविटी है। अखबार लिख रहा है कि इन सब के बावजूद अमेरिकी सैनिकों की जान जा रही है और उसमें रूस का भी हाथ हो सकता है। इस रिपोर्ट में भी शाहिद ड्रोन्स को रूसी मदद से अपग्रेड करने का जिक्र आपको मिलता है। बार बार शाहिद ड्रोन का नाम आ रहा है। शाहिद ड्रोन्स क्या हैं? असल में ये एक जर्मन डिज़ाइन है जिसके ईरान पहुंचने की यात्रा भी बड़ी दिलचस्प है। कभी समय होगा तो आपको वो भी सुनाएंगे। लेकिन अभी जो शाहिद ड्रोन आप देख रहे हैं उस जर्मन ब्लूप्रिंट के आधार पर ईरान में ही बनाए गए थे। 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो रूस ने बड़ी संख्या में ईरान से इन ड्रोन्स को खरीदा। रूस ने इन ड्रोन्स को इस्तेमाल तो किया, अपनी ज़रूरत के मुताबिक इनमें बदलाव भी किए। बेहतर नेविगेशन सिस्टम लगाया, उनके पास अपना नेविगेशन सिस्टम है। इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग लगाया, क्योंकि वहाँ पे EU सामान दे रही थी यूक्रेन को, तो रूस के ड्रोन गिरते नहीं थे वहाँ पे, तो उन्होंने फिर जैमिंग सिस्टम को यूज़ किया। EU के कुछ अधिकारियों का मानना है कि रूस ने ये जो नए और अपग्रेडेड ड्रोन्स हैं ईरान को वापस सप्लाई किए। ख़ास तौर पर पिछले साल हुए 12 डे वॉर के बाद सप्लाई में तेज़ी लाई गई। यूरोपियन यूनियन की फॉरेन पॉलिसी के चीफ काजा कलास ने अप्रैल 2026 में कहा था कि गल्फ रीजन में इस्तेमाल किए जा रहे कुछ ईरानी ड्रोन्स में रशियन टेक्नोलॉजी मिली है। इस दावे को बल देती एक घटना साइप्रस में हुई। यूक्रेन युद्ध के शुरुआती दौर में हिजबुल्लाह ने ब्रिटेन के RAF अक्रोतरी एयरबेस पर कुछ शाहिद ड्रोन्स दागे थे। ये बात सभी जानते हैं कि हिजबुल्लाह को ये ड्रोन्स ईरान सप्लाई करता है, बाकी हथियारों की तरह। अभी 1 हफ्ते पहले ही सीरिया में हथियारों से भरे कई ट्रक पकड़ने में आए थे, जिनमें एडवांस मिसाइल्स थी, इंटरसेप्टर्स थे, रॉकेट और ड्रोन्स भी। सीरिया ने इल्ज़ाम लगाया कि ये हथियार लेबनान भेजे जा रहे थे, लेकिन सीरिया की सरकार ने उन्हें इंटरसेप्ट कर लिया, पकड़ लिया। अब 2 और 2 4 अब जोड़ लीजिए, हथियार लेबनान जा रहे हैं तो ईरान से आ रहे थे, और सीरिया ने क्यों पकड़ लिया? क्योंकि सीरिया में अब एक प्रो वेस्ट सरकार बैठी हुई है। तो हम बात बता रहे थे आपको कि जब ब्रिटेन के एयरबेस पर हिजबुल्लाह ने यही शाहिद ड्रोन्स दागे तो ब्रिटेन ने इसमें इन्वेस्टिगेशन करवाया। फिर उसके बाद टाइम्स अखबार ने रिपोर्ट किया कि इन ड्रोन्स में रूस का बनाया हुआ कोमेता B सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम मिला है। यह सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग भी कर सकता है। वेस्टर्न एक्सपर्ट्स लगातार ये बात कह रहे हैं कि यूक्रेन में जो लड़ाई चल रही है वो रूस के लिए एक टेस्टिंग लैब की तरह है। वो नए टेक्नोलॉजीज को, नए डॉक्ट्रिन्स को वहाँ ट्राई करके देख रहे हैं, और इससे जो अनुभव इकट्ठा हुआ है वो ईरान के साथ बांटा जा रहा है। इतना ही नहीं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि रूस ने ईरान को यह सलाह भी दी थी कि किसी एक टारगेट पर एक साथ कितने ड्रोन छोड़े जाएं
किस ऊंचाई पर उड़ाए जाएं और किस दिशा से हमला किया जाए ताकि जो डिफेंस सिस्टम है वहां पे उसको ओवरवेल्म किया जाए। यानी जो स्वॉर्म अटैक की स्ट्रेटेजी थी वो भी रूस ने ईरान को सिखाई है। स्वॉर्म सुनने में तो बहुत आसान लगता है कि आप ढेर सारे ड्रोन्स भेज दीजिए, लेकिन वो जो गोल्डन नंबर है कि आपको एग्जैक्टली कितने ड्रोन्स भेजने चाहिए, हम आपको पिछले कई दिनों से राजदूत में बता रहे हैं कि हमारे ऊपर जो किराएदार हैं वो सुनने को तैयार नहीं है कि हम यहाँ पे क्या काम करते हैं। तो उनका खट 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 पट आनंद ने अभी भी कुछ मैसेजेस भेजे हैं ग्रुप पे, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। तो अपन बुलेटिन को चलने देते हैं। हम आपको ये बता रहे थे कि यूक्रेन में जो अनुभव हो रहा है वो बांटा जा रहा है ईरान के साथ में, और इसमें स्वॉर्म अटैक की बात भी है कि वो कैसे करना है। स्वॉर्म अटैक सुनने में बहुत सिंपल लगता है कि किसी एक एयर डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज करने के लिए एक साथ आप कई सारे ड्रोन्स भेज दीजिए, लेकिन अगर आप हर हमले में कई सारे ड्रोन्स बहुत बड़ी संख्या में भेजते ही रहेंगे तो जो उसका फाइनेंशियल इंसेंटिव है कि एक मिसाइल मारने की जगह कई ड्रोन्स आप भेज दीजिए, वो बेमानी हो जाएगा, क्योंकि एक मिसाइल अगर बहुत महंगी है तो कई सारे ड्रोन्स भी तो बहुत महंगे हैं। तो स्वॉर्म अटैक्स में भी बड़े दिमाग से इस बात को कैलकुलेट किया जाता है कि स्वॉर्म एग्जैक्टली कितना बड़ा होना चाहिए कि ज़रूरत से ज़्यादा ड्रोन्स वहाँ ना भेजे जाएँ, किस दिशा से भेजे जाएं जहां से उस एयर डिफेंस सिस्टम को इन ड्रोन्स को इंटरडिक्ट करने में मुश्किल हो। तो ये जो गणना है, इसकी जो रणनीति है, इसको बनाने में भी ईरान को मदद मिल रही है रूस की तरफ से, ताकि जो उनके स्वॉर्म अटैक्स हैं बेहतर हो सकें, कम ड्रोन्स में ज़्यादा वो असर पैदा कर सकें। फाइनेंशियल टाइम्स और एसोसिएटेड प्रेस ने भी पश्चिमी अधिकारियों के हवाले से ईरानी ड्रोन्स में रूसी तकनीक मिलने की बात रिपोर्ट की थी। यानी ये बात ब्रिटेन की जांच में सामने आई और पश्चिम के जो दूसरे अधिकारी हैं, बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जर्मनी बोल चुका है, यूएस में भी अब बोलने लगे हैं, मीडिया को बाइट दे रहे हैं। लेकिन मीडिया से बात करते हुए वो नाम न छापने की शर्त रखते हैं। खुलकर कोई नहीं आया, न पेंटागन न व्हाइट हाउस, उनकी तरफ से कोई आरोप नहीं लगाया गया है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अमेरिकियों को इसकी जानकारी नहीं, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि वो इस समय इस बात को एड्रेस करना नहीं चाह रहे, लेकिन इजराइल को इस मदद का इल्म पहले से था। इसीलिए 18 मार्च 2026 को उसने ईरान के बंदर अजली पोर्ट पर हमला किया था। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक यहाँ कैस्पियन सी के जरिए रूस से हथियार लाए जा रहे थे। संभवतः इनमें भी शायद ड्रोन्स की खेप शामिल थी। ये जो सी रूट है इसलिए भी अहम है क्योंकि ये पूरी तरह से रूस, ईरान, कजाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान जो है, जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है, स्तान्स, उनसे घिरा हुआ है। जो वेस्टर्न नेवल पावर्स हैं उनकी यहाँ पहुँच नहीं है, एक लैंडलॉक्ड सी है, इसलिए ये सबसे सेफ रास्ता माना जाता है। बहुत इनलैंड है, इसलिए सर्वेलेंस भी मुश्किल है। इजरायली इंटेलिजेंस को लेकिन रूसी मदद की खबर मिली कि इस रूट से आ रही है और उसने फिर यहाँ हमला किया। इजराइल की सरकार की तरफ से भी पब्लिकली ये नहीं कहा गया है कि रूस मदद कर रहा है, क्योंकि उसे भी रूस से दोस्ती बनाकर चलनी है। इसके अलावा आपको जर्मन मैगजीन स्टर्न की वो रिपोर्ट भी देखनी चाहिए जिसमें बताया गया है कि रूस ने जंग के पहले ईरान को सैटेलाइट के जरिए खुफिया जानकारी देना शुरू कर दी थी। इसमें ईरान में मौजूद वो ठिकाने भी शामिल थे जिन्हें अमेरिका और इजराइल निशाना बनाने वाले थे। स्टर्न की रिपोर्ट कहती है कि ईरान को इस रूसी मदद से बहुत फ़ायदा हुआ है। उसने रूस से जानकारी मिलने के बाद उन सभी ठिकानों की सुरक्षा बढ़ा दी जहाँ सेंसिटिव सामान बिखरे हुए थे। टिप्स मिलने पर उन सामानों को उन ठिकानों से अलग अलग ले जाकर के रख दिया ताकि एक साथ टारगेट न बन जाएं। रूस ने ईरान को लगभग 5,000 करोड़ रुपए के मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स भी बेचे हैं। शोल्डर फाइड मिसाइल्स होती हैं, स्टिंगर मिसाइल एक अच्छा एग्जाम्पल है उसका, कंधे पर रखकर चला सकते हैं, एयरक्राफ्ट गिरा सकते हैं। ये जो समझौता है जंग के पहले हो गया था, जिसके तहत ईरान को 500 ऐसे डिफेंस सिस्टम्स मिलने वाले थे, उनमें से कुछ की डिलीवरी हो गई थी। अमेरिकी थिंक टैंक फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के मुताबिक अमेरिकी संसद को बताया गया है कि अप्रैल 2026 में ईरान ने जिस तरह एक अमेरिकी F-15 फाइटर जेट को गिराया था, ऐसा लगता है कि इसे किसी शोल्डर फायर्ड मिसाइल से ही गिराया गया था, यानी कि एक मैन पैड। इतना ही नहीं, रूस ने पिछले 3 बरस में ईरान के 8 सैटेलाइट्स को भी स्पेस में लॉन्च किया है, जो मिसाइल के नेविगेशन में ईरान की मदद कर रहे हैं। तो आसमान में ईरानी सैटेलाइट्स भी हैं, लेकिन हमने कई बार आपको बताया है, सब ये बात जानते हैं कि ईरान के जो ड्रोन्स और मिसाइल्स हैं उनका नेविगेशन सिर्फ ईरानी सैटेलाइट से नहीं हो रहा है। शुरुआत में चीन के बैदू सैटेलाइट नेटवर्क जो है, उनका जो जीपीएस है, चाइनीज़ जीपीएस, उसकी मदद ईरान को मिल रही थी, ऐसा कहा गया। और अब ईरान को दी जा रही मदद में रूस का भी नाम आ रहा है। जब रूस से इस बारे में सवाल पूछा जाता है तो वो इससे इनकार भी नहीं करता है और न ही ये बताता है कि ईरान की मदद कैसे करता है।
सऊदी अरब में जो हमला हुआ है, वहां जो CIA स्टेशन में ड्रोन दागे गए हैं, अमेरिका उन ड्रोन्स की जांच जरूर कर रहा होगा। जब इस जांच की आधिकारिक रिपोर्ट सामने आ जाती है तब ज्यादा स्पष्टता से कुछ कहा जाएगा, लेकिन जैसा अमेरिकी अधिकारियों ने रॉयटर्स को बताया है, ड्रोन्स में रूसी तकनीक मिल रही है। उससे तो यही लगता है कि रूस ईरान की मदद कर रहा है, और ये मदद आज की नहीं बल्कि जंग की शुरुआत से चल रही है। इस समय इसकी चर्चा इसलिए छिड़ गई है क्योंकि इसमें अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA का नाम, एम्बेसी पे हमला हुआ था यह सब जानते थे, लेकिन उसमें एक CIA स्टेशन को नुकसान पहुंचा है, ये बात अब आ रही है। CIA का नाम आया है तो ज़्यादा अटेंशन भी है, रॉयटर्स की खबर भी हो गई, तो दुनिया भर का मीडिया लिखने लगा कि रूस ने CIA का स्टेशन उड़ाने में मदद की, जबकि मदद जंग लड़ने में ही की गई है, बाकी स्पेक्ट्रम्स में भी की गई है। रूस ने तकनीक ट्रांसफ़र की है, उसका इस्तेमाल ईरान अपनी तरह से कर रहा है, इसीलिए इस घटना में सीधे रूस का नाम लेना अभी तो संभव नहीं है। वो हेल्प कर रहे हैं ये ज़रूर समझ में आ रहा है। अभी अमेरिकी अधिकारी भी नाम न छापने की शर्त पर ही बात कर रहे हैं, उन्हें ट्रंप का डर है, क्योंकि ट्रंप इन दिनों पत्रकारों के ही कॉल रिकॉर्ड निकलवा रहे हैं कि बताओ ये स्टोरी तुम्हें किसने दी है। NYT के साथ ऐसे ही केस चल रहा है, तो लबुलबाब ये है कि आधिकारिक बयान आ जाने तक हमें इंतज़ार करना चाहिए। एक और बात यह भी हो सकती है कि ट्रंप भी रूसी मदद के बारे में जानते हो, उन्हें अंदाज़ा तो होगा ही, लेकिन खुद वो इस मुद्दे को ज़्यादा तूल नहीं देना चाहते, क्योंकि वो जाते जाते रूस के साथ संबंध सुधारना चाहते हैं। तो ये रूस की बात यहाँ पे कंक्लूड होती है कि वो किस तरह से ईरान की मदद कर रहे हैं। अब पाकिस्तान वाली स्टोरी पर जाते हैं। रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब अमेरिका गए थे, तब उन्होंने स्कॉट बेसेंट से मुलाकात की थी, $10 बिलियन मांगे, कहा कि हमने इतनी बड़ी जंग रुकवाने में आपकी मदद की है, अब आप हमारी मदद कीजिए। ये जो $10 बिलियन है, लोन के तौर पर पाकिस्तान नहीं मांग रहा है, एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फैसिलिटी के लिए पैसा मांग रहा है। क्या होता है, किसी भी देश में फॉरेन रिजर्व में डॉलर को बचा कर रखा जाता है ताकि दुनिया में जो बाकी मार्केट है, बाकी जो चीज़ें आपको लेनी है वो आप खरीद सकें। इंटरनेशनल करेंसी है डॉलर। अब मंदी की सूरत में या देश की करेंसी की कीमत गिरने पर आप उस रिजर्व से पैसा ले सकते हैं ताकि आपकी अर्थव्यवस्था स्टेबल रहे। एक तरह से ये आर्थिक मदद है। तो पाकिस्तान ने ऐसी एक आर्थिक मदद मांगी, लेकिन अमेरिका दूसरे देशों के साथ भी करता ही है। याद कीजिए, मई 2026 में UAE ने भी अमेरिका से लगभग $200 बिलियन की करेंसी मांगी थी ताकि उनकी अर्थव्यवस्था स्टेबल रहे। UAE का तब कहना था कि जंग की वजह से हमारा बहुत नुकसान हो गया, इसलिए अभी डॉलर की ज़रूरत है। पाकिस्तान का भी जो ईरान में जंग हुई है उसमें नुकसान तो हुआ है, स्पेशली एनर्जी इंपोर्ट में, लेकिन उतना नहीं जितना UAE का हुआ है। जंग की वजह से ईरान बॉर्डर के जरिए जो धंधा होता था अभी बंद है। आज ही NYT ने इस पर स्टोरी की है, जिसमें पाकिस्तान के व्यापारियों ने बताया है कि वो जंग रुकने का इंतज़ार कर रहे हैं। पाकिस्तान ने अतीत में अमेरिका से करोड़ों डॉलर की मदद ली है, लेकिन वो अफगानिस्तान में चल रही जंग के बहाने लिए जाते थे। अब संदर्भ अलग है। पाकिस्तान का जंग में कोई सीधा स्टेक तो नहीं है, उसने की है मध्यस्थता ताकि जंग रुके। पाकिस्तान के नेता कहते हैं कि हमने ये इंसानी जान बचाने के लिए किया था, ब्रदरली नेशन की मदद की है, ईरान भी मुसलमान देश है, पर अब उसी भाई को साइड करके अमेरिका से वो पैसा मांग रहे हैं इस मदद का। इसकी एक वजह यह हो सकती है कि पाकिस्तान पिछले कुछ सालों में चीन और सऊदी अरब की मदद पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो गया था और अब वो डाइवर्सिफाई करना चाहता है अपने बेस को। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी बात के साथ राजदूत के इस एपिसोड को हम कंक्लूड करते हैं। आप देखते रहिए खबरगांव।